आगे चल रही हैं। 16 राउंड के जो रुझान है उसमें ममता बनर्जी आगे दिखाई दे रही है। बेहद हॉटस्पॉट वाली ये सीट, क्योंकि इस पर ममता बनर्जी की जीत हार काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वहां पर चुनाव लड़ना या फिर भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम पर अपना फोकस रखना, ये कहां तक फायदेमंद साबित हुआ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए। लेकिन इस बीच संजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, नेहा, आप मेरे से सवाल पूछ रही थी कि जिस तरह से धीमी गति से काउंटिंग हो रही है तो कब तक हम उम्मीद कर सकें कि काउंटिंग पूरी होगी। मैंने पहले भी कहा कम से कम 8-9 बजे तक तो कुछ तस्वीर साफ होनी शुरू होगी, और इस बात से अचंभित होने की जरूरत नहीं होगी कि अगर काउंटिंग 12 बजे रात के आगे भी चलती रही, क्योंकि जिस बात का जिक्र पहले भी किया, पोलिंग बूथ ज्यादा थे, ईवीएम ज्यादा हैं, पोस्टल वोट ज्यादा हैं। पोस्टल वोट की गिनती में बहुत समय लगता है। अभी आपने नंदीग्राम का जिक्र किया, 16 राउंड की काउंटिंग हुई है, तकरीबन 28 से 30 राउंड की काउंटिंग होती है। तो आप समझिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, अब 3:30 बजने वाले हैं और 16 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो कम से कम 5-6 घंटे और लगने हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे और लगेंगे। तो बस हम और आपको इंतजार करना पड़ेगा, प्रोग्राम करते रहना पड़ेगा। लेकिन संजय जी, अब नंदीग्राम का रिजल्ट जो भी हो, 16 राउंड की गिनती के बाद तो ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। सुबह तो हम शुभेंदु अधिकारी के जीत के कसीदे पढ़ रहे थे। हाँ, देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि डेमोग्राफिक कंसंट्रेशन, तो नंदीग्राम के बारे में बार बार हो रहा था, नंदीग्राम पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 किस बात का जिक्र हो रहा था? कुछ ऐसे इलाके थे जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की पकड़ बहुत मजबूत है, उनको बहुत ज्यादा वोट मिले थे, और कुछ पॉकेट्स ऐसे थे जहां पे मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। संबित पात्रा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, और हमारे आंकड़े भी और तमाम आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पुरजोर तरीके से हुई है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला ठीक है संजय जी, हम आते हैं आपके पास। शुभेंदु दा, यहाँ शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो 8000 वोट से पीछे चल रहे हैं जयंतो घोषाल दी। जयंतो दा, ये जो ममता बनर्जी का सॉफ्ट हिंदुत्व हमने देखा, मंच से आकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, और अचानक से उन्होंने काउंटर किया था बीजेपी को, क्या कहीं ना कहीं वो काम कर गया है? जो खुद संबित जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, वो जो आधा ग्लास खाली रह गया है वो हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई। मैं संबित जी के जो एनालिसिस है उसके साथ सहमत हूं कि मुस्लिम वोट बैंक इन ब्लॉक ममता की तरफ गए हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा में जहां कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक था वो भी ममता की तरफ चले आए, और हिंदू जो 70% वोट बैंक वो कंसोलिडेटेड बीजेपी के लिए नहीं बन पाया। तो ये इसके कारण संबित जी के लिए बोलना मतलब बीजेपी स्पोक्समैन है, लेकिन मेरा एनालिसिस मैं कह सकता हूं, नंबर 1, ममता के तरफ मुस्लिम वोट बैंक क्यों गए? क्योंकि मुस्लिम समाज जैसे कैंपेन हो रहा था, जैसे पूरी माहौल बन रहा था, और वो बीजेपी ध्रुवीकरण कर रहे हैं हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, ये जो कैंपेन, और इसके लिए मुस्लिम समाज और स्केयर्ड होके ममता की तरफ गए। और देखिए ये ओवैसी और सिद्दीकी फैक्टर, उन्होंने तो मानी ही नहीं कि हमने किसी तरह का ध्रुवीकरण किया है। उन्होंने तो कहा कि हम सभी जाति, रंग, भेद इन सबसे परे चुनाव लड़ते हैं। वो तो संबित जी नहीं, संबित जी स्पोक्समैन है, मैं बहुत अच्छा स्पोक्समैन है, मेरे मित्र हैं, वो कैसे बोलेंगे? अगर पार्टी के स्पोक्समैन तो ये नहीं कहेंगे कि हम खुद, लेकिन ओवैसी और सिद्दीकी के बारे में ममता बनर्जी जो कैंपेन किए हैं, ये बीजेपी का बी टीम है, वोट मत दो, वो वोट देना मतलब बीजेपी की तरफ देना। हैदराबाद में यही हुआ है, बिहार में यही हुआ है, यूपी में यही हुआ है। तो ये जो कैंपेन है, अभी नतीजा देखिए ना, ये जो सेकुलर फ्रंट है इसका हालत क्या हो गया है। अगर ये वोट काट लेता ममता बनर्जी का तो ये असर नहीं होता, बीजेपी का फायदा होता। ये तो मैथमेटिक्स है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, ये बीजेपी को भी मंथन करना पड़ेगा कि जैसे आप यूपी हिंदू को आप हैंडल करते हैं और स्ट्रैटेजी लेते हैं, पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज जो है वो मुस्लिम का 400 साल का राज बंगाल में अलग से था, बुद्धिस्ट शासन था,
ब्रिटिश का 200 साल का है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदू माइंडसेट है जो यूनिलैटरली एंटी मुस्लिम नहीं है। तो ये जो एक आप कह सकते हैं कि बीजेपी नहीं किया है, ममता ने किया है, ममता कहेंगे कि बीजेपी किए हैं, ये ब्लेम गेम पॉलिटिकल पार्टी में होगा। लेकिन मैं एज ए एनालिस्ट मैं कह रहा हूं कि ये ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में ये नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम वोट के कारण ममता को ये इतना सीट मिला है, ये नहीं मैं मानता हूं। हिंदू समाज, अच्छा देखिए वो चंडी पाठ और गोत्र क्यों करना पड़ा, क्योंकि आप बेगम ममता बोल रहे हैं तो उसको, क्योंकि ममता बनर्जी, देखिए मैं एक चीज आपको मानना पड़ेगा, ममता बनर्जी घर में काली पूजा कर रहे हैं कम से कम 20 साल हो गया है। ममता, ये सब लोग उस दिन आमंत्रित होते हैं पश्चिम बंगाल में। जब दुर्गा पूजा शुरू होते हैं वो चंडी पाठ आज से 10-15 साल से कर रहा है, लेकिन इसको ममता बनर्जी ने जानबूझ के हिंदू पॉलिटिक्स को सप्रेस करके मुस्लिम अपीजमेंट के जो पॉलिटिक्स है और जो फोटो वोटो दिखाता था एयरपोर्ट से जाने से ही वो दुआ मांग रहे हैं, तो वो गायब हो गया है और वो हिंदू पॉलिटिक्स किया। क्यों किया? क्योंकि लगा कि बीजेपी इसी को अपीजमेंट के, मुस्लिम अपीजमेंट के इशू में हमको विक्टिम कर देंगे, तो वो तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज किया। तो अगर अमित शाह जी करेंगे तो सामदाम दंडभेद, और ममता जी के लिए ये गलत है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये भी सामदाम दंडभेद है। तो ये बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको ममता जी ने भी काउंटर किया है। गड़बड़ हुई है, स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। आप देखिए जयंतदा बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वो जो कह रहे हैं वो बहुत फाइन विश्लेषण करने के बाद कह रहे हैं। मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ। नंबर एक, जयंतदा ने भी माना, आप भी मान रही हैं और यहाँ सेफोलॉजिस्ट सर भी मान रहे हैं, संजय जी भी मान रहे हैं कि एन ब्लॉक मुस्लिम ने ममता बनर्जी को वोट दिया। इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाएगा तो एक पोलराइजेशन तो कहा ही जाएगा, कंसोलिडेशन कहा जाएगा। एन ब्लॉक कंसोलिडेट हुआ मुस्लिम वोट, 30% एन ब्लॉक गया, 70% कंसोलिडेट नहीं हो पाया, अर्थात हिंदू कंसोलिडेट नहीं हो पाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देखिए, मगर आप कहेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी जो पोलराइज करने की कोशिश कर रही थी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने की कोशिश नहीं कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी सत्य दिखाने की कोशिश कर रही थी। सत्य क्या है वो अभी जयंतदा ने कहा। एयरपोर्ट से उतरते ही ममता बनर्जी का तस्वीर पहले रहता था कि वो दुआ मांग रही है, हर जगह वो दुआ मांगते हुए नजर आती थी। अब अचानक आप देखिएगा हमारे एंट्री के बाद वो उन्होंने बैलेंस किया, अब वो दुआ के फोटो हटा करके अब वो दुर्गा पूजा कर रही है, तुलसी के बिरवा पे कहीं खड़ी है। तो दिस इज व्हाट इज द विक्ट्री। विक्ट्री हमेशा सीट के नंबर से नहीं होता है, विक्ट्री अत्याचार से मुक्ति का नाम भी होता है। आप अगर इतने बड़े पॉपुलेशन को हमेशा से सप्रेस्ड रखते थे, अभी जयंतदा ने कहा अपीजमेंट ऑफ द मुस्लिम, ये जो अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स थी, हमने फोर्स किया ममता बनर्जी को कि आप रियलाइज करें ये तुष्टीकरण की राजनीति हानिकारक है, आप इस राजनीति से आगे नहीं जा सकती हैं। और ममता बनर्जी को झुकना पड़ा, चंडी पाठ करना पड़ा उनको, बिकॉज देखिए अब वो घर के अंदर 20 साल से कर रही थी, मगर घर के बाहर क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ गिल्ट था कि नहीं, मुझे दुआ तो घर के बाहर कर रही थी मगर घर के अंदर चंडी पाठ कर रही थी। संबित जी, आप जब से जुड़े हैं इस चर्चा में सिर्फ ममता जी पर फोकस है, ममता दीदी ने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया। आपको नहीं लगता यही फोकस आपको महंगा पड़ा है? अगर आप मुद्दों की राजनीति करते वहां पश्चिम बंगाल में तो ज्यादा फायदा देता, वहां पर क्या लोकल इश्यूज हैं इस पर ध्यान देते तो ज्यादा फायदा होता। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, मुद्दे दो तरह के होते हैं, नैतिक मुद्दे भी होते हैं और राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं। आयुष्मान भारत का विषय उठाना, किसान सम्मान निधि का विषय उठाना, अम्फान में जो दुर्नीति हुआ उस दुर्नीति के विषय को उठाना, किस प्रकार से पे कमीशन बढ़ावा करना है उस विषय को उठाना, ये मुद्दे वहां के पॉलिसी के विषय हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से आपने बेरोजगारी का जिक्र अभी भी नहीं किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र अभी भी नहीं किया जो सबसे बड़े मुद्दों में से एक है पश्चिम बंगाल में। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ और 20 मुद्दे हैं, और 20 मुद्दे हैं, ये सब पॉलिसी, मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, और 20 मुद्दे हैं जो पॉलिसी के इशू हैं। दूसरा है नैतिक इशू, जैसे कि जय श्री राम पर ममता दीदी का भड़क जाना, जैसे कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये नैतिक इशू है। दोनों मुद्दों को लेकर एक समन्वय बैठा करके जनता के भले के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य था, हमने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। आप इतना सही, एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं, फायदा या नुकसान, हाँ आप देखने को नुकसान भी देख सकते हैं, 3 से 84 तक का सफर, ऐसे फायदा भी देख सकते हैं, ये देखने के नजरिए पे डिपेंड करेगा। हम संबित जी बिल्कुल आपका फायदा देख रहे हैं, 84-85 तक आप पहुंचे हैं, 3 से पहुंचना ये एक सफलता है। लेकिन जो आपका लगातार आपका जो दावा था 200 के पार 200 के पार, 2 मई दीदी गई,
है ना, तो हम उस पर जानना चाह रहे थे। खैर आएंगे उस पर, आप बाद में जवाब दीजिएगा। विनोद जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, एक बात मन में आ रही है कि बंगाल की जनता के मन में ये चला गया कि एक महिला है, उसके पीछे सब बड़े बड़े दिग्गज नेता केंद्र से आकर लग गए हैं, ममता अकेली पड़ गई हैं, और कहीं ना कहीं बंगाल की महिलाओं के मन में वो महिला प्रेम जागृत हुआ कि एक महिला को टारगेट किया जा रहा है और उसका फ़ायदा मिला। संजय जी भी हैं, जयंतोदा भी हैं, बाद में अगर एनालिसिस करें तो हो सकता है महिलाओं के ज़्यादा वोट ममता को मिल गए हों। विनोद जी, देखिए, पहले तो मैं संबित जी से एक बात कहूंगा कि जो इन्होंने एक उदाहरण दिया कि गिलास आधा भरा है आधा खाली, तो आप आधा भरा देखें या आधा खाली देखें। संबित जी, मोदी जी एक दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं गिलास पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से। तो मैं कह रहा हूँ कि गिलास तो पूरा भरा है, लेकिन वो ममता बनर्जी के हाथ में पहुंच गया, आपके हाथ में आने की बजाय ये हो गया। क्योंकि उसमें जो है खाली जो 30% कंसोलिडेशन की बात हो रही है वही नहीं है, उसमें वो वर्ग भी है जिसको आप अपनी तरफ लेना चाह रहे थे, जिसको जय श्री राम के नाम पर या चोटी और दाढ़ी का नारा दे करके आप जो है आपने कोशिश पूरी की वो 70% हमारे साथ आ जाए। तो ग्लास जो अभी जो है पूरा भरा ममता जी के पास पहुंच गया 3/4, वो 3/4 आपके पास आ जाए। तो कंसोलिडेशन नहीं हुआ ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कंसोलिडेशन हुआ, वो कंसोलिडेशन हुआ बंगाली वोटों का, और वो पूरा हुआ हिंदुत्व की बजाय वो बंगाली कंसोलिडेशन हुआ और वो ममता बनर्जी के पक्ष में हो गया कि ग्लास उधर चला गया। अब बात जो कही है सही, आपने जो पूछा है कि महिलाओं का, तो महिलाओं का सवाल ये है कि निश्चित रूप से महिलाओं का जिधर पलड़ा भर जाता है उसी का पलड़ा भारी होता है। ये कई चुनाव में हम देख चुके हैं, और इस चुनाव में बिल्कुल साफ दिख रहा था कि महिलाओं का वोट जो है ममता बनर्जी के पक्ष में ज्यादा झुक रहा है। जब योगी आदित्यनाथ वहां जाकर कहते थे कि हम रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, तो सड़क पर महिलाएं कहती थी पहले यूपी में बना लीजिए रोमियो स्क्वाड, वहां तो रोज घटनाएं आ रही हैं, हम तो बंगाल में सुरक्षित हैं। तो वो कार्ड इनका नहीं चला, क्योंकि जाहिर है कि जितनी घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हो रही है, जो उत्तर भारत के राज्य है, वो बंगाल में उस तरह नहीं हो रही है, तो वो नहीं चला। और महिलाओं के लिए जो तमाम सारी योजनाएं ममता बनर्जी ने लागू की, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे जमीन पर, हमारे भी कुछ रिपोर्टर्स गए थे, और जो तमाम सोशल मीडिया में भी आ रहा था, उससे भी महिलाओं का एक बड़ा झुकाव ममता बनर्जी की तरफ था। और यह भी सही बात है कि देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है वो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर में तो खैर अभी कोई मुख्यमंत्री है नहीं, लेकिन कन्याकुमारी तक वही एक महिला मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में ये भी हो सकता है कि जिस देश में कभी महिला प्रधानमंत्री होती, लौटेंगे आपके पास। जयंतोदा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंतोदा, नंदीग्राम से चुनाव लड़ना एक बेहद साहसी फैसला ममता बनर्जी का, ये भी उनके पक्ष में काम किया, क्योंकि वो अपनी सेफ सीट भवानीपुर से भी लड़ सकती थी। अब भले ही नंदीग्राम का रिजल्ट जो भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की जनता के मन में ये था कि जी हाँ, हमारी लीडर ने ये साहसी फैसला लिया है, हम उसका सम्मान करें। बिल्कुल, देखिए ममता जी ने, मैं ये कहूँगा कि नंदीग्राम हम खुद गए थे, नंदीग्राम पार्ट 1, पार्ट 2, हल्दिया हम सफ़र किए हैं। मुझे जो लगा कि ममता बनर्जी के जगह अगर तृणमूल कांग्रेस के कोई सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लीडर को ममता बनर्जी आज कैंडिडेट कर देते शुभेंदु के चैलेंज के बाद, तो वो जो पॉलिटिक्स में जिसको हम ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, वो कभी कभी उसमें रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन वो लेना जरूरी होता है। शुभेंदु ने भी लिया है। तो अगर उस समय ममता बनर्जी ये डिसीजन नहीं लेते और कोई सेकंड रैंक लीडर को नॉमिनेट कर देते, तो वो चुनाव हार जाते, शुभेंदु जीत जाते, आज की स्थिति भी नहीं होता। नंबर 2, सीट डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें नंदीग्राम को ब्रांड इक्विटी बना के कि देखो हम लड़ रहे हैं, पूरी पश्चिम बंगाल के 294 सीट में एक संदेश देना, और उसको सफलता ममता को मिले है। अभी मेरे पास जो खबर है कि लास्ट एक राउंड बाकी है और ममता लीड कर रहे हैं, और ममता अगर नंदीग्राम से भी इवेंचुअली जीत गए, तब तो मानना ही पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा रिस्क फैक्टर जो ममता ने लिए हैं, क्योंकि नंदीग्राम जो सीट है ना, ये बहुत पोलराइज था, जो पश्चिम बंगाल नहीं था, और वो हिंदू मुस्लिम 2 पार्ट में हिस्से में आबादी बांटा है। और आपको पता है शायद, वो ममता बनर्जी का जो पार्टी ऑफिस और जहां वो रहेंगे, वो जो पहले तय किया था, वो मुस्लिम एरिया में। ठीक है, अच्छा, ममता बनर्जी पहले नहीं रहेंगे मुस्लिम एरिया में, हिंदू एरिया में पार्टी ऑफिस बनाया जहां शुभेंदु का एरिया। कि अगर नंदीग्राम भी आपके हाथ से निकल गया तो ये डबल चोट होगी, क्योंकि वहां पर तो पोलराइजेशन हुआ है, वहां पर हिंदू मुस्लिम के हिसाब से ही वोट डले।
देखिए, ये तो सर्वविदित है। वहां डे 1 से ही ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ये जो भी बंगाल के चुनाव को नजदीक से देख रहा था, वो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की कहानी भली भांति तरीके से जानता है। और जब शुरू में सुबह में आज काउंटिंग हो रही थी, तो मैं बता रहा था कि ये उस ब्लॉक के अभी ईवीएम मशीन काउंट हो रहे हैं जिस ब्लॉक में स्वाभाविक है शुभेंदु जी जीतेंगे। जब दूसरा ब्लॉक खुलेगा, वहां भारी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और यही पूरे बंगाल के चुनाव में हुआ है। 30% बहुत भारी तरह से कंसोलिडेट हुआ है। याद रखिए, ये चुनाव कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का चुनाव रहा है, ये मुद्दों का चुनाव नहीं रहा है। मुद्दों में भी आप देखिए, ममता बनर्जी मुद्दा उठा सकती थी, क्योंकि उनको अगर लगता था कि उन्होंने विकास किया है तो वो बहुत सारे मुद्दा उठाते कि ये इन मुद्दों पर हम। उन्होंने क्या मुद्दा बनाया? उन्होंने मुद्दा बनाया नंबर 1, बाहरी वर्सेस भीतरी। उनका सारा का सारा बंगाल की बेटी, बाकी लोग सब बाहरी हैं, मैं भीतरी हूं, बाहरी वर्सेस भीतरी। जबकि वो भी जानती थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी से भी कोई बनेगा तो कोई गुजराती मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा। मुख्यमंत्री तो बंगाली ही बनेगा या बनेगी, ये वो भी जानती थी। मगर फिर भी उन्होंने प्रयास किया बाहरी और भीतरी। और दूसरा जो बार बार कहा गया 70% 30% का चुनाव, वो जानबूझ के ये कंसोलिडेशन करके एक भिक्षा मांगने की कोशिश की गई। मुझे बचाना है तो 30% को कंसोलिडेट होना पड़ेगा। तो संबित जी, आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने भी उनकी पार्टी के तमाम लोग अपनी पार्टी में मिला लिए। आपने भी दीदी और दीदी कहा, आपने भी तमाम तरीके से उन पर वार किया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ ममता बनर्जी को ब्लेम करना कहाँ तक ठीक है? देखिए, दीदी और दीदी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। दीदी और दीदी उन्होंने तो ऑफेंसिव तरीके से लिया संबित जी। उन्होंने कहा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। दीदी और दीदी कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मगर आप देखेंगी तो ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा, स्क्रू ढीला है, मारे दबो, और क्या क्या शब्द कहे हैं वो तो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता हूँ। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर हैज नन। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के फेलियर के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि एक बड़ा छलांग लगा के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। आज अगर ममता बनर्जी को 200 से अधिक सीट नहीं मिलता तो हम यहाँ चर्चा कर रहे होते। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो उचित नहीं था, इसलिए हमें लाभ हुआ है। क्या नहीं होता संबित जी, इसमें मत जाइए ना। जो अभी दिख रहा है उस पर चर्चा कर लीजिए। अभी तो आपकी पार्टी 100 भी नहीं छू पा रही है। हाँ, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। दीदी और दीदी कोई गाली नहीं है, बल्कि स्क्रू ढीला होना और मर जाना कहना ये गालियां हैं। ये तो आप भी मानेंगी। तो आपने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया था कि वो ढोंग कर रही हैं, ढकोसला कर रही हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि सिर्फ सिंपैथी फैक्टर वोट बटोरने के लिए ऐसा किया है उन्होंने। देखिए, मैं तो आज मैं खुल के कह रहा हूँ, आज तो चुनाव की गणना भी समाप्ति की ओर है। मैं आज खुल के कह रहा हूं, मैं ढोंग और ढकोसला जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ड्रामा जैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मगर जो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था, मेडिकल रिपोर्ट साझा करना चाहिए था। वाकई फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट ही बता सकता है। और कुछ तो उसमें कहीं ना कहीं एक गुट दिखावा का तो है ही, ये हर कोई जानता है। ठीक है, वो पैतरा उनके पक्ष में चला गया, ये अलग विषय है। ठीक है, जयंतोदा, संबित जी बार बार कह रहे हैं कि 30% वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये जो 200 का आंकड़ा पार कर गई है टीएमसी, आपको लगता है जयंतोदा कि सिर्फ वो 30% की वजह से 200 का आंकड़ा पार कर गई और किसी का कोई योगदान नहीं है? नहीं, देखिए, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि संबित जी का ये जो 30% वोट का कंसोलिडेशन का जो थ्योरी, मैं 100% एग्रीड। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ 30% से नहीं हो पाया। जैसे संबित जी भी कह रहे हैं कि हिंदू वोट भी पूरा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, ये जो जैसे बाहरी का इशू, जैसे मोदी जी के दीदी दीदी इसको परसेप्शन, डिफरेंट परसेप्शन में ले जाना, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। और विक्टिम स्टेटस जो आप भी बात कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब बोल रहे थे कि आदरणीय दीदी, मैं बहुत बार सुने हैं, लेकिन वो आदरणीय दीदी, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर और वो बहुत सुनने के लिए भी बहुत लोग आते थे, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन और सोशल मीडिया में इसमें पीके का भी रोल है, जो कम्युनिकेशन हुआ है उसको बीजेपी ने काउंटर नहीं कर पाया। और परसेप्शन का पॉलिटिक्स तो बीजेपी भी करते हैं। इस समय टीएमसी का भी परसेप्शन पॉलिटिक्स यही हुआ है कि देखो हमको
अपमानित कर रहे हैं डॉटर ऑफ बंगाल को, एक महिला को, तो उसमें मुस्लिम वोट बैंक आ जाते हैं, उसमें आपके जो बंगाली वोट का जो प्रोविंशियलिज्म है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रैटेजी का ममता जी का भी सफलता है कि आप जो कर रहे हैं उसको ममता अपने तरीके से, उसका परसेप्शन पॉलिटिक्स भी टीएमसी ने किया है। और देखिए अभिषेक बनर्जी का आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, इतना भाईपो 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 बोलना, बहुत सारे जो बंगाली नहीं है वो भी पता चल गया है कि भाईपो का मतलब है भतीजे। तो ये जो भतीजे के बारे में जिस दिन बोले थे और जिस दिन सीबीआई ने घर पहुंच गए थे, ममता बनर्जी उसके घर चले गए। बहुत सारे लोग सोचा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, और अभिषेक को बताया कि डरो मत, हम लोग इसको एग्रेसिव लेंगे। तो हम बीजेपी का आप एग्रेसिव रोल बोल रहे थे, ममता बनर्जी भी तो एग्रेसिव थी, वो अभिषेक के बारे में पब्लिक रैली में डिफेंड किए हैं। तो विक्टिम स्टेटस जो है कि देखो सीबीआई एनफोर्समेंट मेरे परिवार को और बच्ची को, मतलब अभिषेक के बेटी को लेके विजुअल फुटेज भी ममता बनर्जी ने दिए थे। तो ये भी तो चाणक्य पॉलिटिक्स ही हो गया ना। तो ये सब अभी एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम होगा। ठीक है जयंतदा, ये अच्छी बात है। मतलब बीजेपी ने जितने भी इस तरह के अपने काम किए वो उल्टे पड़े कहीं ना कहीं। विनोद जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को अपने बरसों बरस बहुत नज़दीक से देखा है, जानते समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें यूपी और बंगाल के आज के नतीजों को, तो जब ममता मायावती वहाँ पर अखिलेश के मुकाबले एक विकल्प के तौर पे नहीं दिखी उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो बीजेपी दिखी, और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत वहाँ पर मिला। क्या ऐसा विनोद जी बंगाल में नहीं हो पाया? क्या बंगाल में, क्योंकि बंगाल में तो तृणमूल की अभी तक के हिसाब से सिर्फ 2 सीटें कम है पिछले बार के मुकाबले, तो क्या तृणमूल वैसी की वैसी ही है? यहाँ सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस का ही वोट विकल्प के तौर पर बीजेपी को गया। विनोद जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की परिस्थिति थोड़ा अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधार पहले से ही था। 1991 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बहुमत से जीती थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, राम प्रसाद गुप्ता बने, तो बीजेपी सरकार बना चुकी थी। वहां पर बीजेपी वहां की बड़ी पार्टी थी, और उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से 71 सांसद जिता के लाई थी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता उसमें बिल्कुल चरम पर थी। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के घर में जो झगड़ा था अखिलेश बनाम शिवपाल का, उसने समाजवादी पार्टी को नीचे तक तोड़ दिया। मायावती जी का ठीक है विवेक जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नंदीग्राम में कांटे की टक्कर इस वक्त भी जारी है। हालांकि 16 राउंड की गिनती हो चुकी है, सिर्फ 6 वोट, जी हाँ सिर्फ 6 वोट से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। यानी कि इस वक्त कांटे की टक्कर है। 16वें राउंड तक की मतगणना पूरी हो चुकी है, 1 राउंड की मतगणना बाकी। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा ये विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।